तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ज़ू किंग जो था उसको ये भी समझ में आ गया था अगर आप एक लियोन में जा चुके हो एज़ अ डिसाइपल तो आपके पास अलग पावर होता है। जैसे कि देखो ये एक तो डिप्यूटी डायरेक्टर था पहले से, अब एक लियोन में है तो जो फ़ॉर्मेशंस है इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकता है। जब तक अपने दायरे में है, सेक्ट इसकी चीज़ों को सुनेगा, बर्दाश्त करेगा। अब आगे, तो इस दौरान 7 दिन निकल जाते हैं। अब ये जो लड़की थी यान यान्ना, वो सेलेस्टियल ब्यूरो में लॉक्ड थी। 10 थर्मासाइकल्स उसके ऊपर लगे हुए थे, बाँधे गए थे उसको। लेकिन फिर भी ना बंदी सबमिट करने को तैयार नहीं थी। अभी भी एक गुरूर में थी और गरियाते रहती थी, कर्ज़ देते रहती थी ज़ू की तरफ। अब उसे लगा था कि ये लोग फ्री कर देंगे, लेकिन फ्री ही नहीं करते हैं। समय बीतते जाता है तो पागल होने लगती है। अब ज़ू को जब पता चलता है क्या चल रहा है ना, तो वो बोलता है और 10 थर्मासाइकल्स डाल दो इसके ऊपर। लेकिन वो और गुस्सा हो रही थी बंदी और ज़ू मिलने मतलब देखने भी नहीं चाहता उसे। उसको पता चलता था अपने जो जूनियर्स से रिपोर्ट्स लेता था और उस हिसाब से हैंडल करता था। और देखता है कि सेक्ट के जो टॉप लेवल के लोग हैं वो भी इसके मामलों में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। शायद ये एक लियोन बन चुका है, मे बी इसलिए। तो उसका वही प्लान था कि सेक्ट जब नोटिस भेज देगा इसको कि नहीं छोड़ दो, तब ये छोड़ देगा। इस दौरान ये जो हफ्ता बीता तो उसमें भी जो बहुत सारे लोग आए थे ज़ू वगैरह अलग-अलग प्रजाति के, तो उन्हें रिसीव करने गया था, फिर म्यूज़ियम में ले जाना। और लड़कियाँ तो एकदम फ़िदा हो जाती थी। ख़ास करके वो कैप्टन को बोलती थी कि हमें वो बंदा ज़ू चाहिए, वो अच्छे एक्सप्लेन करते हैं, बस एक झलक पाने के लिए। और ज़ू को बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते थे। ये लड़कियाँ क्योंकि रिवर्ड मेनलैंड से भी आती थी ना, तो भाई उन लोगों के लिए तो नॉर्मल है। तो ये देख कर के डिंगज़ो, गूमोकिंग काफ़ी मतलब चौकन्ने होते थे, हर चीज़ पे ध्यान देते थे। लेकिन धीरे-धीरे जो ज़ॉम्बी एंसेस्टर का नाक वगैरह का सीन था, कम होने लगता है। जितने भी ये अमानवीय लोग आ रहे थे, नॉन ह्यूमन, वो अब जाने लगते हैं। बस सी स्टार्स वगैरह बचे थे। क्योंकि सी स्टार जो प्रिंसेस थी ना, वो अभी भी ज़ू में थोड़ी इंटरेस्टेड थी। कई बार उससे मिलने आती है और रैंडम क्वेश्चंस पूछती थी ज़ू से। मतलब इस बंदे को यानी ज़ू को वो पर्सनली जानना चाहती थी और बाद में ज़ू मना कर देता मिलने से इससे भी। इस दौरान क्या ज़ू और कैप्टन को नए असाइनमेंट मिल चुके थे। ज़ू अब फुल डायरेक्टर बन जाता है। पहले डिप्यूटी डायरेक्टर था ना क्राइम डिपार्टमेंट का, अब डायरेक्टर बन जाता। पूरा जो 7th पीक का वॉयलेंट क्राइम डिपार्टमेंट है उसका डायरेक्टर। और कैप्टन जो थे वो तो डिप्यूटी मिनिस्टर बनने चाहिए थे पूरे वॉयलेंट क्राइम मिनिस्ट्री के, यानी 7 पीक के मिला के। लेकिन कैप्टन वो प्रमोशन नहीं लेते, वो अपने को ट्रांसफर करवा लेते हैं 7th पीक के इंटेलिजेंस डिवीजन में, जहाँ पर वो डायरेक्टर बन जाते हैं। और उस दौरान वो फिर वहाँ के जब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बनते हैं तो ज़ू और जैंग को बुलाते हैं। वही समुद्र के किनारे धर्मास के पर बैठ के पगचौदी कर रहे थे। तो फिलहाल कैप्टन बोलते हैं तुम्हें मालूम है मैं मिनिस्ट्री क्यों नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि फालतू की एकदम बोरिंग चीज़ें हो जाएंगी। इंटेलिजेंस डिवीज़न मेरे लिए बहुत अच्छा है, फिर मैं क्या कर पाऊँगा, पूरे इन्फॉर्मेशन अच्छे से इकट्ठे कर पाऊँगा, कौन हमारे सेक्ट को धोखा दे रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं। जैंग सन जो थे काफ़ी खुश थे कि ज़ू और कैप्टन दोनों प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन थोड़े चिढ़े भी हुए थे कि तुम दोनों अगर फालतू कुछ बावली काम करोगे ना तो मुझे भूल जाओ, फिर साथ में मुझे लेके चलो, मैं चलता हूँ ना तुम लोगों की हेल्प करूँगा। अगर कैप्टन मान लो आपके नीचे की बॉडी चलेगी तो उठा के तो ला सकता हूँ। इधर ज़ू अपने विचारों में खोया हुआ था। तो कैप्टन ऐसा बात करते हैं, लिटिल सेकंड, लिटिल थर्ड ऐसा बोलने की आदत थी। वो बोलते हैं कि क्या बात है? ज़ू बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ मेरे ज़हर को इम्प्रूव कैसे करूँ? मतलब वो जो जो ब्लैक बीटल्स मिले थे ना, जो गोल्ड कोर कल्टीवेटर ने इस पर अटैक किया था, उसको और पोटेंट बनाना चाहता था ये, ताकि गोल्ड कोर जो एक्सपर्ट है ना, उनकी भी फट जाए। जैंग सन तो हैरान हो जाता है कि पहले ये बंदा ज़हर में महारत थी, अब ये अलग लेवल पे सोच रहा है। कैप्टन लेकिन खुश होते हैं। इस दौरान वो कुछ पिल्स अपने आप खाने लगते हैं कैप्टन, एंटीडोट्स वगैरह, ये बंदा इधर भी ज़हर न छिड़क रहा हो। और बोलते हैं देखो रिसर्च करो, टाइम है हमारे पास। देखो पहले इंटेलिजेंस डिवीज़न और क्राइम डिवीज़न साथ में काम नहीं करते थे अच्छे से, लेकिन अब हमारी अच्छी बॉन्डिंग है। मैं इंटेलिजेंट का डायरेक्टर हूँ, तुम क्राइम के डायरेक्टर हो, तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था ना, ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते थे। और तो इस दौरान बोलता है देखो कैप्टन मैं तो अभी सेक्लूजन में जाना चाहता हूँ कि ज़हर पे रिसर्च कर सकूँ। कैप्टन बोलते तुम ज़हर पे रिसर्च करोगे भाई, पैसे खर्चे हो। तो बोलते हैं मेरे पास। कैप्टन इस दौरान सेव खाता है, तुम्हें लोगों की ज़रूरत नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तुम्हें टेस्ट सब्जेक्ट चाहिए राइट? जो बोलता है वो भी मेरे पास है। अब कैप्टन को लगता है यार ये बंदा सुनेगा नहीं। जो पहले जैसा नहीं रहा कि आप उसे यूं ही मैनिपुलेट या यूज़ कर पाओगे। कैप्टन एक अच्छा आइडिया सोचने लगता है, लेकिन तभी जो बोलता है उसको दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ में आया अभी। ये दोनों अभी भी धर्मास्किप पे बैठे हुए थे, लेकिन जैंग बोलता है कैप्टन मुझे सेफ फील नहीं हो रहा है। कैप्टन बोलता है क्या बात है? तो जैंग बोलता है बस अंदर से फीलिंग आ रही है, हमें निकलना पड़ेगा। तब यहाँ पर ना एक एक्सप्लोजन की आवाज़ आती है जोकिंग के थर्मास्किप से। पूरा जो ज़हर का गैस जैसा बनता है ना, वो बाहर फैलने लगता है। वो तो थर्मास्किप के डिफेंस से तो ये चीज़ें बाहर नहीं फैलती हैं। इस दौरान ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इधर ज़ू अपना एक्सपेरिमेंट करते रहता है। एक ऐसा ज़हर बनाना चाहता था इन कीड़ों से जो कि गोल्ड कोर कल्टीवेटर को नुकसान पहुँचा सके। क्योंकि यान-यान पर इसने एक्सपेरिमेंट किया था इस ज़हर का, लेकिन उस बंदे के पास
टालिस्मैन अच्छे वाले थे, तो वो बच गई थी। तो फिलहाल ना ये जो ग्रैंड मास्टर बाई ने वो बुक दी थी पुरानी वाली, उसको निकाल के पढ़ना शुरू करता है। पन्ने थोड़े पुराने थे, थोड़े से फट गए थे, लेकिन ये बंदा अभी भी उसको ना संजो के रखा हुआ था, क्योंकि ग्रैंड मास्टर बाई को ना ये दिल से मानता था। इसने ट्राई किया था बाई को ढूँढने के लिए ग्रैंड मास्टर, लेकिन वो मिले नहीं थे, क्योंकि हमेशा वो घूमते रहते थे। फिलहाल ये पुरानी चीज़ों से वापस आता है और फ़ोकस करता है। इसको एक पौधा का नाम समझ में आता है, डस्क थॉर्न लिली, जो कि ज़हर में अच्छा काम करता है। तो ये पौधा इसे खरीदना पड़ेगा। ये चीज़ें महँगी थी। इस दौरान ये अपना एक्सपेरिमेंट करते रहता है, 7 दिन और गुज़र जाते हैं। इस समय जो था ना, सेवन ब्लड आइज़ में एक अलग हलचल चल रहा था। किसकी वजह से? तो अपने कैप्टन की वजह से। देखो वो डायरेक्टर बन चुके हैं, लेकिन अपन हमेशा ही कैप्टन बोलेंगे, ठीक है? तो कैप्टन का ये था कि भाई कौन-कौन सेक्ट में ऐसा छिपा हुआ है जो कि धोखा दे रहा है सेक्ट को, उन्हें निकालो। तो पूरी अफ़रा-तफ़री मची हुई थी। इधर से वो अपना पौधे खरीदते रहता था, एक्सपेरिमेंट करते रहता था। 7 अलग प्रकार के पौधे मिल चुके थे जो कि ज़हर के पावर को, मतलब ब्लैक बीटल्स ना उन्हें खा करके उन पौधों को अपने पावर को बढ़ा सकता था। लेकिन ज़ू के हिसाब से ये भी काफ़ी नहीं, क्योंकि देखो ये बीटल्स जो हैं वो बड़े भी तो होने चाहिए, अपने में भी प्रजनन करने चाहिए ताकि उनकी संख्या भी बढ़ती रहे। एक ऑप्शन ये था कि कोल्ड कोर वाले जो इंसान होते हैं उनके चमड़े ही खिलाएँ ताकि इनके अंदर भी वो लेवल का पावर आ जाए, लेकिन वो आसान काम नहीं। अब ज़ू ने बोला था ना कि उसके पास लोग हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो लोग थे जो क्राइम डिपार्टमेंट में पड़े हुए थे ना। अब तो ये डायरेक्टर था जिन्होंने बहुत जघन्य अपराध किए हैं, तो ज़ू उन्हें तो ऐसे छोड़ेगा नहीं और फालतू के बैठ के खाना खा रहे हैं, इससे अच्छा भाई उन पे एक्सपेरिमेंट कर लो। तो ज़ू क्या करता है, अपने क्राइम डिवीज़न के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ जाता है और इसे देखते ही सभी लोग तुरंत रिस्पेक्ट दिखाना शुरू करते हैं। वेलमेट डायरेक्टर। अब सोचो ज़ू ने एक नॉर्मल बंदे की तरह शुरुआत किया था, 1 साल के आसपास बीता था समय, और एक कांस्टेबल से भाई अपना डायरेक्टर बन चुका था, टू लाइफ फ़िल्म कल्टिवेटर, और कुछ इतने अच्छे कारनामे कि लोग इसका नाम बहुत दूर-दूर तक अब जानने लगे। और देखो यहाँ पर क्रिमिनल्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत गंदे अपराध किए, तो ज़ू का वही था कि अब इन पर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ज्ञान-यान को भी यहाँ पर ये देखता है, तो बंदी फिर से कर्स म करती है इसको कि तुम मरोगे, गंदी मौत मरोगे। तुम्हारे दिल के ना मैं टुकड़े-टुकड़े कर दूँगी और खाऊँगी तुम्हारे सामने। अब ज़ू देखता है गूंगे की तरफ और कहता है, देखो कुछ भी तुम्हें आवाज़ आए ना, मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आना। गूंगा मान जाता है। तो ज़ू ये मेन डोर बंद कर देता है। बंदे जो अपराधी थे ना वो ज़ू की तरफ देखते हैं, अरे ये तो चिकना है, क्या करेगा? आजा मसाज कर दे मेरी। इधर यानी ना लगी गुस्से में थी, मानो वो शैकल्स को तोड़ देना चाहती थी। ज़ू ध्यान भी नहीं देता और एक-एक इंसान पर ना ये बीटल्स डालना शुरू करता है। जैसे पहले एक बोलता, हाँ, हाँ, मुझे उठा ले, सुंदर है, मज़ा आ जाएगा तुझे टेस्ट करने में। लेकिन जब ज़हर पड़ता है ना उसके ऊपर बीटल्स का, वो बंदा गलने लगता, मरने लगता है। तब बाकी लोगों की फटनी शुरू होती है और ज़ू मानता नहीं, एक के बाद एक पर एक्सपेरिमेंट करते जाता है। अब जैसे कुछ तो गड़बड़ होता है ना, वो ब्लैक बीटल से स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे थे, तो इसको लगता है नहीं यार कुछ तो मिसिंग है। इधर पूरे जेल में ना सन्नाटा छा चुका था। जैसे ये एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहा था, एक बकरी के जैसा दिखने वाले कल्टीवेटर, फिर एक मरमैन, ऐसे अलग-अलग जो प्रजाति के लोग थे या इंसान भी थे लेकिन जघन्य अपराध किए थे। अब तो कोई जेल में चिल्लाता भी नहीं था, समय बीतता था, ज़ू आता था हर दिन और एक्सपेरिमेंट करके जाता था। और ये बंदी, क्योंकि ज़ू ने अभी तक 34 जो लोग होते अपराधी उन पर एक्सपेरिमेंट कर चुका था, तब वो अब ज़ू पर कुछ गाली भी नहीं देती थी। इसकी भी फटने लगी थी, बंदा कैसा है। ज़ू के जाने के बाद यहाँ पर जो भी लोग रहते थे, गार्ड्स वगैरह सफाई भी कर देते थे। ज़ू उसके बाद फिर एक मेडिसिनल शॉप पे जाता है और कुछ ज़हरीले पौधे खरीदता है और अपने धर्मास्किप पर जाकर रिसर्च करने लगता है। धीरे-धीरे ज़ुरन 3 दिन और गुज़र जाते हैं। इधर सेलेस्टियल ब्यूरो डिपार्टमेंट जो था वो तो अब चारों तरफ फैलने लगा था ना कि ज़ू कितना खतरनाक बंदा है। जितने भी अपराधी थे अब तो मर चुके थे और यान-यान थी जिंदा जो जिसकी अलग फटी पड़ी थी। ज़ू ने ऑर्डर दिया था कि बाकी भी जो ब्यूरो के लोग हैं ना वो अपने लोग यहाँ भेजे, क्योंकि इसको एक्सपेरिमेंट करना था। और धीरे-धीरे ज़ू अपने ब्लैक बीटल्स के साथ थोड़ा सक्सेसफुल होने लगा था। ज़ॉम्बी पॉइज़न भी उसने उसमें ऐड कर दिया। तो ये जो बीटल्स थे उनकी क्षमता बढ़ रही थी और खतरनाक होते जा रहे थे। लेकिन अभी भी ये सैटिस्फाइड नहीं था। ये अर्थ ब्यूरो में भेजता है कि उसे कुछ अपराधी चाहिए। इधर यान-यान को अलग ही मानसिक लेवल पे प्रॉब्लम होने लगी थी, यार ये बंदा, और उसको ये भी समझ में आता है कि ज़ू जो है ना इसे इग्नोर मार रहा है। फाइनली वो बोलती है एकदम काँपते हुए कि बिग ब्रो ज़ू, क्या मैं आपकी कुछ काम में मदद कर सकती हूँ? ज़ू इस दौरान ये जो बंदी थी यानी इसे इग्नोर ही मारता और अपने एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ था, क्योंकि अभी भी ये संतुष्ट नहीं था। अब इसको 2 दिशा मिल चुके थे कि किस दिशा में इसे जाना है, कि एक बड़े-बड़े बीटल्स बनाने हैं या एक छोटे वाले बीटल्स। तो ये छोटे बीटल्स को चूज़ करता है, क्योंकि छोटे बीटल्स दिखाई भी नहीं देंगे ना, अगर वो ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो आप एक अगर ज़हर फेंकते भी हो तो सामने वाले को दिखेगा नहीं, बड़े बीटल्स तो दिख सकते हैं। तो एक अलग प्रकार का ये ज़हर बना रहा था ना, लिविंग पॉइज़न जिसे हम कहते हैं। बीटल्स खुद में एक ज़हर थे क्योंकि। तो समय गुज़र रहा था, ज़ू अलग-अलग पौधे खरीदता था, एक्सपेरिमेंट करता था, महँगा भी काफ़ी पड़ता था। इधर अर्थ ब्यूरो वाले भी मर चुके थे और हेवन ब्यूरो वाले भी कब तक देंगे ना इसे बंदे। अब ये सोचता है कैसे समुद्री क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये उस विचार को त्याग देता है। कुछ मिशन असाइन करता है तो 7th पीक के जो क्राइम डिपार्टमेंट के लोग थे, पोर्ट डिस्ट्रिक्ट में लोगों को पकड़ना शुरू करते हैं। मतलब जिन्होंने क्राइम किया था, तो वो लोगों को ज़ू
उन पर एक्सपेरिमेंट करता था। धीरे-धीरे समय के साथ कैप्टन अलग फ़ेमस हो चुका था, उसे लोग पागल कुत्ता कहते थे, वही ज़ू किंग को एक दैत्य कहते थे, क्योंकि ज़ू भाई अलग एक्सपेरिमेंट में था और कैप्टन अलग पागल आदमी तो था ही। अब ज़ू ना भाई बाकी जो पीक थे ना, जैसे हर एक पीक में क्राइम डिपार्टमेंट होता है, राइट? तो उनसे बंदे माँगने लगा था, लेकिन ज़्यादातर रिफ्यूज़ कर देते हैं, सिवाय फर्स्ट पीक के, क्योंकि फर्स्ट पीक में वो बंदा जो था, वो मान जाता है इसकी बात। वूज़िया और समथिंग नाम था आई गेस, भूल चुका हूँ मैं। वोज़ियान या समथिंग, जो कविताएँ कहता है। इस दौरान 15 दिन और गुज़र चुके थे। सेवन ब्लड आइज़ के जो बैटल चल रहे थे ना, वो लोग अब ज़ॉम्बी के मेन आइलैंड पर पहुँच चुके थे। वॉर लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और क्राइम डिपार्टमेंट धीरे-धीरे शांत होने लगे थे, क्योंकि ज़ू जो था, अपने एक्सपेरिमेंट में टॉप लेवल पे पहुँच चुका था। अब वो ब्लैक मोलुस्कस को यूज़ करके ना, ये ब्लैक बीटल्स को खिला रहा था और बीटल्स की संख्या भी बढ़नी शुरू हो चुकी थी। 1 बॉटल था इसके पहले पास, अब 5 बॉटल बन चुके थे। जो ओरिजिनल बीटल्स मिले थे ज़ू को ना, जो उस बंदे ने जब इसको अटैक किया था, ये उससे भी छोटे, लेकिन उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे। बहुत डेडली थे, एकदम काले बादल के जैसे दिखते थे जब एक साथ रहते थे तो। अगर इन्हें ये यूज़ करता ना यान-यान पे, जो अभी इसने बनाया, तो भाई वो बंदी शायद इनसे इतना आसानी से छूट नहीं पाती, मर चुकी होती बेसिकली। अब देखो इसके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए गोल्ड कोर कल्टीवेटर तो थे नहीं, तो ये कैसे कर सकता? और उसके हिसाब से ये ब्लैक पेटल्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है और उम्मीद यही कर रहा था कभी ना कभी कोई तो मिलेगा गोल्ड कोर लेवल का, तो उस पर ही एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो एक्सपेरिमेंट अलग हुआ था, ये जो बीटल्स थे वो ज़हर डालते थे लोगों में, लेकिन ज़ू ने क्या किया था, इन बीटल्स को ज़हर दिया था और इन बीटल्स को अपना ब्लड खिलाता था, नहीं तो वो मर जाएँगे। कभी-कभी खिलाना पड़ता था सिमुलेट करने के लिए और वो ज़ू को फिर पाप मान चुके थे क्योंकि ब्लड रिलेशन भी बन चुका था, समझ रहे हो? तो ज़ू को ज़िंदा ही रखेंगे और ज़ू के लिए प्रॉब्लम क्या था ना भाई, ये बीटल्स बहुत खाते थे, मतलब ये जो पौधे, जहरीले पौधे वगैरह, और ज़ू को लगने लगा था यार ऐसे तो कब पैसे कम पड़ जाएँगे। यान अभी तक इसको गाली देती नहीं थी, शांति से बैठी रहती थी और देखती थी बस ज़ू। नए बंदे आते थे उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता था, तो कई बार उसने कोशिश भी की थी, अब वो सीरियस भी थी, ज़ू की मदद करना चाहती थी, बट ज़ू बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। उधर ज़ैंक्सन अभी भी जो हार्बर जो पूरा बना रहे थे, उसमें टाइम था, डेवलप धीरे-धीरे होते जा रहा था और जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो ज़ू को अच्छा प्रॉफ़िट मिलने वाला है। अब ज़ू के दिमाग में ये आता है कि बहुत सारे मैजिकल डिवाइसेज़ इसने जो ज़ॉम्बी लैंड की तरफ गया था इधर-उधर तो बटोरे थे। इसमें से बहुतों को पैट्रियार्च ने अब्ज़ॉर्ब किया था, लेकिन कुछ-कुछ हिस्सा छोड़ दिया था, तो इन्हें बेच करके ये अच्छे पैसे बना सकता था। इस दौरान ना एक अचानक से रेड ऑरा चमकती है, रेड स बैटलफ़ील्ड से 7 पीक इंटेलिजेंस डिवीज़न की तरफ बढ़ती है। रेड है मतलब इम्पोर्टेंट मैटर है। और ऐसा मैसेज कौन भेज सकता है? बैटल इतना जो कि दूर हो रहा है, पीक लॉर्ड्स भेज सकते हैं। इतने लंबे समय से बैटल चल रहा था, शायद 1 साल तो हो ही चुके थे मेरे हिसाब से। लेकिन ये तीसरी बार ऐसा कुछ है, रेड में मैसेज आया और ये मैसेज वॉर से रिलेटेड नहीं था। इसे भेजा था मास्टर 7th ने। कैप्टन उस मैसेज को पढ़ते हैं, एकदम हैरान हो जाते हैं, सेव खाना छोड़ते हैं, ज़ू को ढूँढने के लिए निकलते हैं। पहले तो संकोच करते हैं, फिर बोलते हैं यार, तो अपने इंटेलिजेंस डिविजन को छोड़ के ये ज़ू किंग का जो थर्मास्केप था उस तरफ बढ़ते। ज़ू इधर अपने मैजिकल डिवाइसेस इकट्ठे कर रहा था, उसको बेचना था क्योंकि ज़ू को लगता है अरे कैप्टन तो आते रहते, लेकिन देखता है कि कैप्टन सीरियस है, जो कि नॉर्मली होते नहीं, तो ये बोलता है कैप्टन क्या बात है? कैप्टन कुछ कह नहीं पा रहे थे, एकदम शांत रहते। ज़ू बोलता है क्या बात है? कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर ये बोलते हैं ज़ू मुझे ओल्ड मैन ने एक मिशन दिया है, बोला है किसी को असाइन कर दो। कैप्टन अब अपनी आवाज़ एकदम नीची करते हैं और बोलते हैं कि मिशन ऐसा है कि वॉयलेट लैंड जाना पड़ेगा, अर्जेंट मिशन है, क्योंकि ओल्ड मैन बैटलफील्ड में फँसे हैं तो वो जा नहीं सकते, तो वो खुद चले जाते। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इस मैटर को क्या पर्सनली हैंडल कर पाऊँ क्या? ज़ू जानते थे अगर ये ओल्ड मैन बोल रहे हैं मतलब 7th मास्टर को बोल रहे हैं। बोलते हैं कैप्टन बातें हो कि जलेबी मत बनाओ, सीधा-सीधा बताओ क्या मैटर है। अब कैप्टन इसे वो जेड स्लीप दे देते हैं और ज़ू पढ़ता है कि मेरे प्यारे मित्र ग्रैंड मास्टर बाई को किसी ने असैसिनेट कर दिया वॉयलेट लैंड में। और इतना पढ़ते ही ना ज़ू एकदम हैंग हो जाता है भाई, एकदम पीछे धक्का सा लगता है उसे, ब्लड आने लगता है भाई के मुँह से, एकदम नसें एकदम फूल-फूल जाती हैं, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। क्योंकि मास्टर भाई को एक अलग इज़्ज़त देता था। इस दौरान ना वो जो जेट स्लीप था उससे एक मैसेज आ रहा था कि बच्चे तेरा जवाब क्या है? मतलब कैप्टन से, क्योंकि कैप्टन के पास वो जेट स्लीप आया। इधर जो पुराने टाइम में चला जाता है कि कैसे ये मिला था उनसे मास्टर भाई वगैरह, इसके लिए तो वो फर्स्ट टीचर। बेसिकली बच्चे तेरा जवाब क्या है? वो ग्रैंड मास्टर भाई का था जिस विचारों में इस समय ज़ू खो चुका था। तो फिलहाल दोपहर का समय था, लेकिन ज़ू के लिए अब कुछ मानो चमकने वाला जैसा था नहीं, क्योंकि उसके लिए तो एक अंधेरा सा छा गया था। पुराने टीचर थे, बहुत लगाव था और आज वो इस दुनिया से जा चुके थे। और ज़ू उन लोगों को याद रखता था ना, जिसने इस पर दया दिखाई थी या जिसने इसको कुछ सिखाया था ज़िंदगी में, जैसे कि सर्जेंट हो गए, ग्रैंड मास्टर बाई हो गए। तो ज़ू का दिल में एक अलग किलिंग इंटेंट था, एक शार्प ब्लेड के जैसा। कैप्टन पूछते हैं तुम ठीक तो हो? काफ़ी चिंतित हो जाते हैं क्योंकि ज़ू ने उन्हें ऐसा कभी नहीं देखा था। तो ज़ू बोलता मैं ठीक हूँ। अब ज़ू खुद को शांत करता है और नीचे का मैसेज पढ़ता है क्योंकि उस समय पूरा नहीं पढ़ पाया था। मास्टर 7th के बहुत तगड़े नेटवर्क, तो इसलिए उसमें बस इतना नहीं था कि मास्टर भाई मर गए हैं,
इसमें वो भी थे कि कैसे क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्यों मरे? टॉप लेवल का मतलब ऊपर-ऊपर का। क्यों मरे तो नहीं पता था लेकिन इतना था कि जब वो मरे तो एक पिल फ़ॉर्मूला था जो कि सुप्रीम यिन चोज़न एसिमिलेशन पिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका सेकंड हाफ़ चुरा लिया गया था। जो कि बेसिकली ना वो जो विश बॉक्स आती है ना जैसे ज़ू को भी मिले थे उसमें से किसी में मिला था। तो जो भी था वो इस चीज़ के पीछे था और जो भी उस पिल को खाएगा ना भाई वो एक चोज़न कल्टीवेटर बन जाएगा। मतलब उसके जो लिमिट्स है ना बहुत ऊपर तक चले जाएँगे। तो ग्रैंड मास्टर भाई को जब ये फ़ॉर्मूला मिला था तो उन्होंने समझ गया था ये फ़ॉर्मूला बहुत एविल है। दूसरा पार्ट था बस ये। इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन वो भी है ना कि इसमें बहुत सारे मेडिसिनल थ्योरीज़ होती हैं पुराने टाइम की। इसलिए उन्होंने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया, इसे सीक्रेट रख लिया, छिपा लिया। तो मास्टरमाइंड कौन था इसके पीछे, इसके बारे में इवन मास्टर सेवंथ को पता नहीं था क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था, बैटल में फँसे थे। बट वो ट्राई कर रहे थे। लेकिन इतना उन्होंने इन्फॉर्मेशन निकलवा लिया था कि जिसने भी मारा है वो इंसान तो नहीं है, कोई ग्रू वाला स्पेशीज़ है। ऐसे स्पेशीज़ जो मरते नहीं हैं जल्दी। मतलब वो क्या करते हैं ना कि अगर मर रहे हैं ना तो अपना एक एक हिस्सा बॉडी का छोड़ देंगे किसी दूसरे की बॉडी में। उसकी बॉडी पर कब्ज़ा कर लेंगे, फिर से वो पहले जैसे हो जाएँगे। हालाँकि वो कमज़ोर होते हैं, लेकिन समय मिलेगा तो फिर से वो स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, पूरी ऑरा रिकवर हो जाएगी। अब देखो ग्रैंड मास्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए वॉयलेट लैंड में जिससे भी पता चलता है ना कि ग्रैंड मास्टर भाई जा चुके हैं इस दुनिया से, तो वो लोग बहुत गुस्से में थे। इवन जो टेलीपोर्टेशन पोर्टल था ना वॉयलेट लैंड का, उसे शट डाउन कर दिया गया था कि ताकि कोई भाग ना पाए। इवन चर्च ऑफ डिपार्चर, वर्ड्स ऑफ ट्रुथ, सेवन ब्लड आइज़ और जो भी मेजर सेक्ट थे ना, उन्हें इन्फॉर्मेशन भेज दिया गया था। और सीधा-सीधा था कि भाई एक पिल फ़ॉर्मूला था जो ग्रैंड मास्टर बाई से चुराया गया और उन्हें मार दिया गया। इस मैटर में बाई क्लैन भी बट चुका था, क्योंकि बाई खानदान के ही थे ना वो। तो कैप्टन इतना तो बोलता है, देखो जितना मुझे समझ में आ रहा है, एक ही बंदा होगा जिसने ये मैटर किया होगा, क्योंकि ग्रूज़ अकेले काम करते हैं नॉर्मली और इवन गोल्ड कोर कल्टीवेटर वहाँ प्रवेश भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो वॉयलेट लैंड का फॉर्मेशन है वो सप्रेस करता है ऐसे लोगों को। तो कैप्टन बोलते हैं देखो मैं जा तो मैं जाऊँगा तो मैं करप्शन वाला एरिया पहले ढूँढूँगा, मैजिकल डिवाइसेस यूज़ करूँगा और अभी वॉयलेट लैंड लॉकडाउन में है। वहाँ बहुत सारे क्लैन हैं, बाई क्लैन उनमें से एक है, लेकिन ज़ू तभी बोलता है मैं जाऊँ। कैप्टन समझ जाते हैं, ज़ू की आवाज़ में बिल्कुल इमोशन नहीं था, लेकिन ये बंदा क्या करना चाहता है। कैप्टन बोलते हैं देखो तुम जा सकते हो, टेलीपोर्टेशन पोर्टल मैंने सेटअप करवा दिया। बस किलर को ढूँढ लो, उसे यहाँ ला लो। हमें उसके पीछे के बंदे को जानना है कि कौन है जो उस बंदे को मैनिपुलेट कर रहा है क्रू को मारने के लिए, वो फ़ॉर्मूले के लिए। क्योंकि देखो टेलीपोर्टेशन पोर्टल लॉकडाउन है, लेकिन मास्टर सेवंथ का जेट स्लीप है ना, तो वो जा सकता है और ज़ू इस दौरान उस तरफ पड़ता है। निकलने के लिए किलिंग इंटेंट के साथ। जो भी डिसाइपल्स थे ना पोर्टल के सामने, उनकी फट जाती ज़ू को देख करके, ऑरा फ़ील करके और पहचान भी लेते कि ये कौन है। तुरंत ही वो फ़ॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं और ज़ू यहाँ से निकल जाता है। कैप्टन इस दौरान देख रहे हैं। ऐसे कहते हैं यार क्योंकि देखो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में आने के बाद ना कैप्टन ने ज़ू की फ़ाइल को पढ़ा था। तो इसलिए अब कैप्टन को पता था कि ज़ू का एक रिलेशन था ग्रैंड मास्टर बाई के साथ और उन्होंने यही बोला था ओल्ड मैन ने यानी सेवंथ पीक ने मास्टर ने कि ज़ू को ही मिशन देना क्योंकि बाई बहुत पसंद करते थे ज़ू को कि ये बंदा सही है। इसलिए कैप्टन इस मैटर से पीछे हट गए थे और ये मैटर ज़ू को हैंडल करने के लिए दिया था। क्योंकि कैप्टन को पता था ऐसा इनके साथ भी बहुत समय पहले हुआ था, तो वो मैटर कैप्टन ने अकेले हैंडल किया था और वो समझते थे क्योंकि ज़ू करीब था तो वो किस हिसाब से अभी सोच रहा होगा। और उस दौरान कैप्टन की एक आवाज़ गूंजती आसमान की क्योंकि मैं थर्ड रैंकिंग इकेलियन कल्टीवेटर हूँ सेवन ब्लड आइज में और हाईएस्ट रैंकिंग अप्रेंटिस हूँ सेवंथ पीक का और डायरेक्टर हूँ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का। तो मैं ग्रैंड स्पेल फॉर्मेशन को लॉक करने को बोलता हूँ, पूरे सेवन ब्लड आइज के टेलीपोर्टेशंस को, इवन पोर्ट को भी लॉकडाउन करने का आदेश देता हूँ ताकि कोई यहाँ से भाग ना पाए। तो जैसे ही कैप्टन ये शब्द बोलता है ना, जो सेवन ब्लड आइज का फॉर्मेशन था वो चमकने लगता। लेकिन तभी एक डिवाइन विल जो था वो कैप्टन की तरफ बढ़ता है छठवें पीक से। छठवें पीक की तरफ कैप्टन देखता है, रिस्पेक्ट दिखाता है और कहता है सेक्ट अंकल सिक्स्थ, मेरे पास कुछ सबूत हैं जो कि एल्डर ब्रदर चेन का जो मर्डर मिस्ट्री है उसे रिजॉल्व कर सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सेक्ट को लॉक कर दीजिए। और उधर से फिर आवाज़ आती है छठवें पीक से कि रिक्वेस्ट ग्रांटेड। कैप्टन दोबारा से रिक्वेस्ट दिखाता और उसके बाद बोलता है कि लिटिल आह किंग, जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया। उम्मीद है तुम इन चीज़ों के तह तक जाओगे और जल्दी वापस आ जाओगे। जितना मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़ सिंपल नहीं है। सुप्रीम यिन चोज़न असिमिलेशन पिल जिसकी वजह से बहुत सारे लोग चोज़न वन यानी जो टैलेंटेड वन थे वो मिसिंग हुए हैं समुद्री क्षेत्र में। तो ये चीज़ काफ़ी गंभीर थी जिस पर कैप्टन ने शायद कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स निकाल लिए थे और अपने दिमाग से। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।